हाँ जी, मेरे गोल गोल से फूले फूले से गुब्बारों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, इसके पहले हम लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 व पार्ट 2 जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स कराए वो करा लिया था, और इसके पहले हमने कूलाम के नियम को बहुत अच्छे से समझ लिया था। कूलाम के बल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस बारे में बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी सदिश रूप। तो मान लो, माना दो आवेश, इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हुए चलते हैं बड़े विस्तार से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं, आर दूरी पर रखे हुए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सदिश रूप पढ़ने वाले हैं। तो सदिश रूप में हमें स्थिति सदिश का होना बहुत जरूरी, यानी स्थिति सदिश का ज्ञान होना बहुत जरूरी। तो स्थिति सदिश के लिए मान लो हमारे पास दो आवेश Q1 Q2 हैं। तो इन दोनों की स्थिति सदिश के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्थिति सदिश के लिए हमें बनाना पड़ेगा निर्देशांक ज्यामिति। चलो बना लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बन गई, जिसका मूल बिंदु क्या है, O है। अब जब हम किसी का सदिश रूप निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी स्थिति सदिश निकालते हैं। स्थिति सदिश क्या होती है, मूल बिंदु से वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, उसकी स्थिति सदिश। यानी Q की स्थिति सदिश क्या होगी, ये Q की स्थिति सदिश क्या हो गई, और इसको हमने रख दिया वेक्टर R के रूप में। तो इसको भी लिखते चलते हैं। चित्रानुसार लिख लो इसको, चित्रानुसार वेक्टर R1, वेक्टर R1 बराबर Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश। देखो बेटे, अगर आप लोगों ने क्लास 11th में सदिश नाम का जो चैप्टर था उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो। इस चैप्टर के बाद मैं सदिश चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसकी वीडियो को, उसके पूरे लेक्चर्स को मैं लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो अब देखो क्या, चित्रानुसार वेक्टर R1 क्या है, Q1 की स्थिति सदिश, क्या है, Q1 की स्थिति सदिश। अब निकालते हैं Q2 की स्थिति सदिश। तो Q2 की स्थिति सदिश के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु O से Q2 की को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, वेक्टर R2। अब यहां से सोचो, मूल बिंदु से Q1 को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, मूल बिंदु से Q1 की तरफ क्या हो गया, R1 वेक्टर सदिश। यानी कि मूल बिंदु से Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। इसको क्या कहेंगे, Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। और ये क्या हो गई, R2 Q2 की मूल Q2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, Q2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। तो R2 क्या है, R2 वेक्टर आवेश Q2 की
आवेश Q2 की स्थिति सदिश, आवेश Q2 की स्थिति सदिश, चाहो तो लिख लो मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। और अब एक बात है, एक पॉइंट है जो बहुत ही, ये देखो, अगर हम यहां से इस तरफ जाएं Q2 की तरफ, तो यहां पर देखो, यहां पे समझो मूल बिंदु से हम गए, मूल बिंदु से गए Q1 की तरफ, तो ये जो Q1 की स्थिति सदिश थी किसके सापेक्ष थी? मूल बिंदु की तरफ। किसके सापेक्ष थी? मूल बिंदु के सापेक्ष। अगर हम Q1 से Q2 की तरफ जाएं, Q1 से Q2 की तरफ जाएं, तो ये Q2 की स्थिति सदिश होगी किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। Q2 की स्थिति सदिश होगी Q1 के सापेक्ष। तो इसको लिख लेंगे कैसे? ये हो जाएगी Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, तो लिखोगे वेक्टर R21। ये क्या हो गया? वेक्टर R21। एक बार फिर से, जब हम मूल बिंदु से चले, मूल बिंदु से चले Q1 की तरफ, मूल बिंदु से चले Q1, तो ये क्या हो गया? Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु से हम Q2 पर चले, तो क्या हो गया? Q2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। जब हम Q1 से Q2 की तरफ चले, Q1 से Q2 की तरफ चले, Q2 तक चले, तो Q2 की स्थिति सदिश होगी किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे वेक्टर R21, वेक्टर R21 बराबर Q2 की स्थिति सदिश, Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। अब देखो, एक सदिश, एक सदिश, एक सदिश दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? एक तो उसका परिमाण और एक होती है दिशा। एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। तो एक वेक्टर को कैसे लिखते हैं? शायद थोड़ा थोड़ा सा याद करो, 11th में क्या पढ़ाया था? वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर क्या होता था? परिमाण, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, यानी ये क्या होता था? एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब दिशा। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है? दिशा। एकांक सदिश। और ये क्या होता था? परिमाण। परिमाण, परिमाण का मतलब क्या है समझो। मान लो, मान लो लिखा है 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, किसकी तरफ? उत्तर की तरफ। ये क्या हो गया? ये परिमाण है, ये परिमाण है, और ये क्या है? ये दिशा है। ये परिमाण है और ये दिशा है। तो इस तरह से वेक्टर ए क्या है? ये परिमाण है, और ए कैप क्या है? एकांक सदिश। क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश। तो एकांक सदिश, एकांक सदिश जब निकालेंगे तो एकांक सदिश बराबर क्या होता है? एकांक सदिश बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या होता है? परिमाण, यानी कि सदिश, सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। यहां तक क्लियर सभी को? ये छोटी छोटी बातें हैं, देखो टेंशन मत लो। इसके बाद इस चैप्टर के बाद एक सदिश का पूरा पूरा चैप्टर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके हम प्ले लिस्ट अच्छे से बना देंगे, वो जाके देख लेना। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सदिश चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है, और सदिश को पढ़ना पड़ेगा ही, तभी आपको सदिश की चीजें सारी समझ में आएंगे।
अब यहाँ समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारी एक सदिश है, ये क्या है R21 सदिश है। अब R21 की दिशा क्या होगी, Q1 से कहाँ चले, Q1 से चले Q2 की तरफ, तो R21 की दिशा क्या होगी, दिशा ये होगी, यानी ये क्या होगा, R21 कैप क्या हो जाएगा, R21 कैप, ये क्या होगा R21 कैप। देखो किस तरफ चले, इस तरफ चले, दिशा क्या है R21 दिशा है, दिशा क्या है यानी सदिश क्या है R21। तो एक सदिश दो चीजों से मिलकर बनती है, किससे, परिमाण और दिशा। तो ये हो गई सदिश, और परिमाण हमारे पास है, दिशा भी होती है, तो दिशा क्या हो गई R1 कैप। अब R1 कैप का मतलब क्या होता है, देखो विस्तार से समझाते हैं, इसको समझ लो। मान लो, मान लो 5 मीटर उत्तर की तरफ, 5 मीटर किसकी तरफ, उत्तर की तरफ, ये लिखा हुआ है आपको, 5 मीटर उत्तर की तरफ, ये क्या होगा, ये है परिमाण, लेकिन उत्तर की तरफ, किसकी तरफ, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ के लिए अगर अगर ये क्या डिस्टेंस है, डी है, तो उत्तर की तरफ हम 1 मीटर की लंबाई लेंगे, क्या लेंगे, 1 मीटर की लंबाई लेंगे, वो 1 मीटर की ही लंबाई क्या होगी, एकांक सदिश, क्या होगी, एकांक सदिश, क्या होगी, एकांक सदिश, उसी को हम बोलते हैं दिशा। अब यहां पर समझो, तो R21 कैप क्या हो गई, दिशा हो गई, ये क्या होगा, सदिश हो गई। अब इसका परिमाण देखो, मैंने पहले ही लिख दिया है कि माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से दूरी पे, यानी कि इनके बीच का जो परिमाण है वो कितना है, R है, ठीक है, वो हमने लिख रखा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, Q2 से जाते हैं किसकी तरफ, Q2 से जाते हैं Q1 की 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 तरफ। तो Q2 से जाते हैं जब Q1 की तरफ, अब हम कहाँ गए, पहले गए थे Q1 से Q2 की तरफ, अब हम गए हैं Q2 से Q1 की तरफ। तो Q1 की स्थिति सदिश होगी किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। Q1 की स्थिति सदिश क्या होगी, किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा वेक्टर R12, क्या हो जाएगा, वेक्टर R12। अब इस वेक्टर की, इस वेक्टर की वेक्टर R12 की, वेक्टर R12 की दिशा क्या होगी, वेक्टर R12 की दिशा होगी R12 कैप, क्या हो जाएगी, R12 कैप, R12 कैप। R12 कैप, ठीक है, R12 कैप, इस तरह से। तो वेक्टर R12 देखो, जिसकी स्थिति सदिश लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं, Q1 की थी 1 पहले, जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसको बाद में लिखते हैं। इसमें क्या था, हमारी स्थिति सदिश किसकी निकालनी थी, Q2 की, स्थिति सदिश किसकी निकालनी थी, Q2 की। तो Q2 यानी कि 2 पहले, 2 पहले, और जिसके सापेक्ष होती थी 1 बाद में, ये बात समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लो, वेक्टर वेक्टर R12, वेक्टर R12 बराबर क्या है, Q1 की, Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। फिर हमने क्या दिखा, R12 कैप, R12 कैप चाहे लिख लो पहले R21 कैप। तो R21 क्या है, R21 क्या है, R21 है Q2 की, Q2 का एकांक सदिश, आवेश
Q2 का एकांक सदिश या वेक्टर R21 का एकांक सदिश, इस तरह से लिख लो। चलो अब इसके बाद क्या था हमारे पास, R12। R12 क्या था, R12 था Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, लेकिन R12 की दिशा क्या है, R12 कैप। R12 की दिशा क्या है, R12 कैप। तो लिख लो R12 कैप। R12 कैप क्या है, आवेश Q1 का एकांक सदिश। आवेश Q1 का लिख दो, या फिर अब ये लिखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर आवेश तो अदिश राशि है, आवेश तो अदिश राशि, फिर सर क्यों लिखवा रहे हो आवेश का एकांक सदिश। तो मैंने इसलिए लिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक्चुअल मतलब क्या है कि सदिश R12 का, सदिश R12 का, सदिश R12 का, सदिश R12 का एकांक सदिश, एकांक सदिश। और इसमें ब्रैकेट में लिख लो दिशा, कभी भूल जाओ तो समझ में आ जाए। दिशा क्या लिख लो, दिशा। यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो आवेश है तुम्हारा कैसी सदिश राशि ही है, लेकिन मैंने इसलिए ये लिख दिया है आवेश Q2 का एकांक सदिश, ताकि तुम्हें दोबारा से समझने में दिक्कत ना हो। ये है किसका सदिश, ये एकांक सदिश किसका है, वेक्टर R12 और वेक्टर 21 के एकांक सदिश है। ठीक है, यहाँ तक सभी कुछ चीजें क्लियर हो गई। अब यहां तक सभी को हो गया। अब देखो यहां पर बात को समझना क्या है। अब हम बल ये सभी का हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या है, Q1 है, Q2 है, और कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, जहां कहीं भी दो बिंदु आवेश होंगे उनके बीच क्या लगेगा, उनके बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। किस तरह का बल लगेगा, सेम आवेश होंगे प्लस प्लस, तो क्या होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर अपोजिट आवेश यानी असमान आवेश माइनस प्लस है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसको समझते हैं डिटेल में। अब इसको समझते हैं डिटेल में। डिटेल में क्या समझते हैं, देखो हमारे पास आवेश क्या है, Q1 Q2, Q1 Q2। अब इसमें कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम के अनुसार क्या लगेगा, बल लगेगा। कूलाम के नियम के अनुसार क्या लगेगा, बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ पर भूल जाओ, यहाँ पर क्या भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ कि यहाँ पर आवेश रखे हैं, भूल जाओ कि यहाँ पर आवेश रखे हैं। मान लो ये क्या है, ये चिंटू है, क्या है, चिंटू है। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मिंटू है। कौन है, मिंटू है। यहाँ पर कौन है, मिंटू है। अब चिंटू और मिंटू, चिंटू क्या करेगा, चिंटू क्या करेगा, चिंटू क्या करेगा, चिंटू मिंटू को, चिंटू मिंटू, चिंटू, चिंटू क्या करेगा, चिंटू मिंटू को धक्का देगा। कैसे, देखो
प्रतिकर्षण में क्या होता है, प्रतिकर्षण में क्या होता है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। मिंटू क्या करेगा, चिंटू पर धक्का मारेगा, मिंटू क्या करेगा, चिंटू पे ऐसे धक्का मारेगा। चिंटू किस दिशा में गिरेगा, मिंटू चिंटू मिंटू को धक्का देगा। चिंटू किसको धक्का देगा, मिंटू को धक्का देगा। तो जब इसको ये धक्का देगा तो मिंटू किस साइड गिरेगा, इस साइड गिरेगा, इस साइड गिरेगा। तो ये मिंटू किसके कारण गिर रहा है, चिंटू के कारण। किसके कारण गिर रहा है, चिंटू के कारण। तो जो अब यहाँ पर, अब ये मान लो मिंटू ने धक्का दिया, यानी Q1 ने धक्का दिया, Q2 किस तरफ गिरा, इस तरफ गिरा। Q2 पर बल ऐसे लगा, कैसे लगा, तो क्या लिखोगे, बल यानी आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर बल किसके कारण है, चिंटू यानी Q1 के कारण। तो ये क्या हो गया, F12। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से समझो, अब ये मिंटू क्या करेगा, मिंटू क्या करेगा, चिंटू को, मिंटू क्या करेगा, चिंटू को धक्का देगा ऐसे। चिंटू किधर गिरेगा, इधर, चिंटू इधर गिरेगा। ये तो चिंटू पर बल किसके कारण है, मिंटू के कारण। चिंटू पर बल किसके कारण है, मिंटू के। तो चिंटू क्या है, चिंटू है Q1। तो Q1 पर बल किसके कारण, Q2 के कारण। चिंटू पर बल किसके कारण, मिंटू के कारण। चिंटू पे बल किसके कारण, मिंटू के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को। F12 क्या है, F21 क्या है, F21 क्या है, Q2 पर बल, क्या है, Q2 पर बल Q1 के कारण। जिस पर बल है वो पहले, जिसके कारण है वो बाद में। यहाँ पर Q1 के कारण, Q1 पर बल किसके बल, Q1 पर बल किसके कारण, Q2 कारण। जिस पर बल है वो पहले, जिस पे बल, जो बल लगा रहा है उसको बाद में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सही से दिख रहा है, अब सही से दिख रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखते हैं आगे। तो हम लिखिए, तो अब इसको क्या करते हैं, विस्तार से लिखते। देखो, भाषा को बहुत ही शुद्धता के साथ हम आप लोगों को लिखवाते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। और हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का जरूर पूछा जरूर जाता है। कैसे पूछेगा कि कूलाम का नियम का सदिश रूप लिखिए, सदिश निरूपण कीजिए, सदिश नियम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको करने 3 नंबर का लगभग लगभग क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे मैंने लिखवाया वैसे वैसे ही लिखकर आपको आना है एग्जाम में। हाँ, ये एग्जाम में चिंटू मिंटू ना बना के आना, जो एग्जामिनर का ये हमको सिखा रही है। हाँ, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब F12, F12 क्या है, F12 क्या है, F12 बराबर Q1 पर बल किसके कारण, Q2 के कारण। Q1 पर बल Q2 के कारण। और वेक्टर F21 क्या है, वेक्टर F21 क्या है, वेक्टर F21 है Q2 पर बल, किस पर बल, Q2 पर बल किसके कारण, Q1 के कारण। Q2 पर बल Q1 के कारण। कूलाम का बल, अब किसके नियम से, कूलाम के नियम से। हमारे पास क्या है, बल भी है, आवेश भी है, सब कुछ है। तो कूलाम के बल के नियम से, तो कूलाम के बल का नियम क्या होता था, कूलाम के बल का नियम F बराबर क्या होता था, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो F12 के लिए, पहले F12 के लिए तो क्या है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना है ये क्या है, ये क्या है, ये सिर्फ परिमाण है। क्या है, परिमाण है। क्या है,
परिमाण है। क्या है? परिमाण है। परिमाण मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब अंकों वाली वैल्यू, 5 10 15 जो होता है वो परिमाण है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर कि वेक्टर F12 के लिए क्या होगा। तो अब हम जानते हैं कि सदिश बराबर क्या होता है। सदिश बराबर क्या होता है? परिमाण इंटू दिशा, परिमाण इंटू दिशा। तो यहाँ पर वेक्टर F12 क्या है? वेक्टर F12 सदिश है। तो सदिश परिमाण, अब हमें क्या चाहिए? दिशा चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो F12 वे, वेक्टर F12, वेक्टर F12, वेक्टर F21, वेक्टर F12, वेक्टर F12 की दिशा क्या है? ये दिशा क्या है? ये। क्या हमारे पास, क्या हमारे पास इस दिशा में कोई, इस दिशा में कोई एकांक वेक्टर है? एकांक वेक्टर है, दिशा है, कोई एकांक वेक्टर है। तो हमारे पास एकांक वेक्टर है कौन सा? वेक्टर R12। कौन सा? वेक्टर R12 नहीं, कैप R12, R12 कैप हमारे पास है। यानी कि F12 की तरफ, F12 की तरफ, F12 की तरफ हमारे पास एकांक वेक्टर है कौन सा? R12 कैप। कौन सा? R12 कैप। तो यहाँ क्या लिख देंगे दिशा के लिए? दिशा के लिए लिख देंगे R12 कैप। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये क्या हो गया? ये हो गया KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, डिवाइड बाई R स्क्वायर R12 कैप। क्या हो गया? R12 कैप। अब हम इसी तरह कौन सा बल लेंगे? वेक्टर 21, वेक्टर 21, वेक्टर F21। और ये जो बल F12 था ये क्या था? ये किसके कारण बल था? ये बल किस पर था? Q1 पर। बल Q1 पर Q2 के कारण, बल Q1 पर Q2 के कारण था। अब अब हम देखते हैं कि बल Q2 पर, Q2 पर बल, Q2 पर बल, Q2 पर बल किसके कारण? Q1 के कारण। Q2 पर बल Q1 के कारण क्या था? वेक्टर F21, वेक्टर F21। तो फिर से वही KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये क्या है? ये परिमाण है। क्या है? परिमाण है। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या वेक्टर F21 की तरफ, क्या वेक्टर F21 की तरफ, क्या वेक्टर F21 की तरफ हमारे पास कोई एकांक सदिश है? क्या वेक्टर 21 की तरफ, F21 की तरफ हमारे पास कोई एकांक सदिश है? तो हमारे पास एकांक सदिश है कौन सी? R21 कैप, R21 कैप, R21 कैप। हम वेक्टर F21 की तरफ, वेक्टर F21 का की तरफ सदिश कौन सा है? वेक्टर R21 कैप, वेक्टर R21 कैप। क्या हो जाएगा? तो यहाँ दिशा के लिए क्या हो जाएगा? R21 कैप क्या हो जाएगी? दिशा। तो ये क्या हो जाएगा? KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, फिर क्या होगा? कैप R21 कैप। ये हो गया, ये हो गया वेक्टर F21, यानी कि Q2 पर बल Q1 के कारण, Q2 पर बल Q1 के कारण। तो यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई? यहाँ तक। तो ये जो है, ये और ये और ये दोनों ही, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कैसा रूप? सदिश रूप।
इसी को कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। और इसके आगे करते हैं, सारी चीजें समझ लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, एकदम से कुछ नहीं आएगा, आराम से इत्मीनान से चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं, तो सारी चीजें क्लियर होंगी, टेंशन मत लो। और कोई चीज नहीं क्लियर होती हमें कमेंट करना, हम कमेंट में आपका देखकर कमेंट हम उसके एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, अलग से एक लेक्चर ले लेंगे जिसमें हर चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे जो चीज नहीं समझ में आएगी। बाकी हम बार बार कह रहे हैं कि इसके बाद सदिश का एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट आएगी, उसको जरूर देखना, उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको अगर कायदे से पढ़ना है फिजिक्स तो। अब यहां से देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि जो वेक्टर r12 है या इसे r12 कैप है, r12 कैप बराबर क्या होता है, r12 कैप बराबर होता है एकांक सदिश। मान लो एकांक सदिश क्या होती है, एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये होती है एकांक सदिश यानी कि दिशा, यानी कि r12 कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना है r12 कैप, तो r12 का जो सदिश था, r12 का जो सदिश था क्या था, r12 वेक्टर r12 डिवाइड बाई मॉड ऑफ किसका, वेक्टर r12। अब बताओ वेक्टर r12 का परिमाण कितना है, किस किस को ये बात समझ में आ रही है, किस किस को मालूम है कि वेक्टर r12 का परिमाण क्या है। मैंने स्टार्टिंग में ही देखो, परिमाण का मतलब क्या होता है, वैल्यू, परिमाण का मतलब क्या होता है, वैल्यू। और मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया था, बताया था कि Q1 व Q2 के बीच की दूरी हमने क्या मान ली थी, r, तो परिमाण कितना हुआ, r हुआ, तो क्या निकल के आएगा, वेक्टर r12 अपॉन r, वेक्टर r12 अपॉन r। अब हम क्या करेंगे, r12 कैप की r12 कैप की वैल्यू कहाँ रख देंगे, r12 कैप की वैल्यू रख देंगे f12 में, वेक्टर f12 में, वेक्टर f12 में क्या कर देंगे, वेक्टर f12 में रख देंगे r12 कैप की वैल्यू। तो वेक्टर f12 बराबर क्या था, KQ1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या था, r12 कैप, r12 कैप की वैल्यू क्या है, वेक्टर r12 अपॉन r। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, वेक्टर f12, वेक्टर f12 बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई r क्यूब, KQ1 Q2 डिवाइड बाई r क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर r12, वेक्टर r12। ठीक है, अब यहाँ तक बात हमको समझ में आ रही है। और किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में, कोई भी चीज देखो, हर चीज को हमने एक एक चीज को आपके सामने खोल के रखा है। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसका एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाकर देंगे, फिर से एक बार कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अब यहाँ से समझना क्या है, यहाँ से समझना क्या है, अब हम एक चीज समझते हैं, यहाँ पर एक चीज समझते हैं, यहाँ पर चीज क्या समझते हैं कि देखो, जब हम Q1 से Q2 आए तो हमारे पास कौन सा वेक्टर मिला, वेक्टर R21, यानी 2 की स्थिति सदिश किसके कारण, एक के साथ, वेक्टर R21।
और वेक्टर R12। जब हम Q1 से Q2 तरफ गए तो हमें क्या मिला, वेक्टर R12। अब एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, वेक्टर R21 और वेक्टर R12 का परिमाण क्या है, दोनों का परिमाण क्या है, R। दोनों का परिमाण क्या है, R है। यानी परिमाण क्या है, दोनों का बराबर है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत दिशा में है, विपरीत दिशा है। कैसी दिशा है, विपरीत है। यानी कि वेक्टर R12 बराबर क्या होगा, वेक्टर R21। किस, देखो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या है, बराबर है। लेकिन दिशाएं कैसे हैं, विपरीत है। दिशाएं क्या है, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है। दिशाएं क्या है, विपरीत है। यानी कि वेक्टर R12 बराबर माइनस वेक्टर R21। यहां तक क्लियर। देखो देखो हम यहाँ खड़े हैं, तुम यहाँ खड़े हो, ऐसे ऐसे इमेजिन करो। तुम इस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाएं। जहां तुम खड़े थे वहां हम खड़े हो जाएं, जहां हम खड़े थे वहां तुम खड़े हो जाओ। तो दोनों की जो परिमाण है, दोनों जो चले वो क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी कि दोनों विपरीत चले। क्या चले, विपरीत चले। तो एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक प्लस में और एक माइनस में, एक विपरीत है। दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों विपरीत साइन के हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं वेक्टर F12 बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई R³ और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, माइनस वेक्टर R21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस का वेक्टर R21, माइनस का वेक्टर R21। यानी R12 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का वेक्टर R21। फिर यहां से वेक्टर F12 बराबर माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई R³ R21 का वेक्टर R21। अब ये देखो, अब यहां पर देखना है कि ये जो है, ये किसी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है किसकी, F21 की। ये वैल्यू किसकी है, F21 की। ये वैल्यू किसकी है, F21 की। ये वैल्यू किसकी है, F21 की। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 बराबर माइनस माइनस ये वैल्यू किसकी थी, वेक्टर F21 की, F21 की। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 माइनस, यानी कि वेक्टर F12 बराबर होगा किसके, वेक्टर F21 के। लेकिन इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे। क्या होंगे, साइन अपोजिट होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी इससे एक बात क्लियर हो रही है क्या, जितना बल जितना बल F12 लगाएगा, जितना बल F12 लगाएगा उतना ही बल F21 लगाएगा। ठीक है, जितना बल F12 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल F21 Q1 पर लगाएगा। सेम बल होगा लेकिन क्या होगा, अपोजिट होगा, उनकी दिशाएं विपरीत होंगी। ठीक है, तो यहां से तो यहां से लिख लो ऐसे, जितना बल Q1 जितना बल Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा।
कहने का तात्पर्य क्या है कि F12 बराबर होगा F21 के, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होगी। इससे इससे यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, कूलाम के बल का नियम, कूलाम के बल का नियम, कूलाम के बल का नियम न्यूटन बाबा के बल के तृतीय नियम से मिलता है। कूलाम के बल का नियम न्यूटन के बल के तृतीय नियम से, तृतीय नियम का पालन करता है, लिख दो, करता है। न्यूटन के बल का तृतीय नियम क्या था कि यदि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगी। याद है कि नहीं क्लास 11th की? तो ये कहानी थी हमारे कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की, सदिश रूप की। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सदिश निरूपण से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। कूलाम के बल का रूप बताओ, सदिश रूप बताओ, सदिश निरूपण बताओ, कूलाम के बल का सदिश नियम क्या है, कूलाम के बल सदिश नियम कैसे प्रयोग में लाए। तो ये सारी चीजें आपको निगमन करना होगा, ये सारा डेरिवेशन करना होगा। तो ये 3 नंबर का लगभग आता है, ये बहुत जरूरी है, आता जरूर है, ध्यान रखना। हाँ, अगर यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया हो तो लिख दो जय सिया राम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ टॉपिक रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ और अगले टॉपिक्स के साथ। तो अगला टॉपिक्स होगा वैद्युत क्षेत्र, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। तो देखते रहिए टारगेट सिकट, और मैं हूँ रंजीत पाल, और आप बने रहें हमारे साथ, हम रहें आपके साथ, और आपकी ढेर सारी इच्छाओं को, ढेर सारे टॉपिक्स को, ढेर सारी चीज़ों को लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।